नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं मानव जनन नाम का जो चैप्टर है कंप्लीट देखेंगे। इसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी वीडियो में अपन पूरे करने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा और इस नोट्स की बहुत ही सरल लैंग्वेज है, तो हम आराम से आप लिखते जाइएगा। ठीक है, साथ साथ ठीक। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मनुष्य में जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का मतलब इसमें नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें नर जनन तंत्र अलग जीव में तथा मादा जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद नर जनन तंत्र नर यानी मेल में पाया जाता है। ठीक है, मेल मतलब पुरुष। ठीक है, नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। तो नर में शुक्राणु बनते हैं, मादा में अंडाणु बनते हैं। तो इतनी बात भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी हैं बहुत ही सरल भाषा में। मादा जनन तंत्र मादा यानी फीमेल में पाया जाता है। मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु मादा में बनते हैं, ठीक है, और नर में शुक्राणु बनते हैं। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं, मानव जनन तंत्र कहलाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से वो दो भाग हैं। एक तो है प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। तो प्राथमिक में क्या आता, नर। ठीक है, नर नर का जो मेन अंग कौन सा है, मुख्य अंग जनन अंग वृषण है। ठीक है, इसे हम टेस्टिस भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके अंदर शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद है मादा। मादा का जनन अंग है अंडाशय, मुख्य जनन अंग अंडाशय, जिसमें अंडाणु बनते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नर में कौन से हैं द्वितीय, पहले नर सहायक अंग वेषण कोष हो गया। ठीक है, अधिवेशन हो गया, और शुक्रवाहिनियाँ और शुक्राशय। ठीक है, और इसमें होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि है और काउपर ग्रंथि आदि वगैरह, यही सब कुछ हैं। मतलब द्वितीयक जनन अंग नर की बात कर रहे हैं इधर। अब मादा में कौन कौन से होते हैं, तो मादा में गर्भाशय होता है, अंडवाहिनी, योनि भग और स्तन ग्रंथियाँ आदि, यही सारी कुछ होती हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर आप नोट्स लिखे लिखाए चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और कॉल प्लीज़ ना करें, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आने के कारण रिसीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिए, व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नर जनन तंत्र, यानी कि नर के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नर जनन तंत्र के बारे में समझाइए। ठीक है, विस्तार पूर्वक। तो हम देखते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। नर जनन तंत्र होता क्या है। नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक बनाते हैं नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर में नर युग्मक बनता है। ठीक है, जिसे शुक्राणु बोलते हैं हम। नर जनन तंत्र के भाग, तो मुख्य भाग में वृषण होता है और सहायक अंग ये वाले हैं, अधिवेशन हो गया, शुक्रवाहिक नलिकाएं हो गई, रसकल नलिका हो गई, वृषण कोष, रेशम और शुक्राशय वगैरह। ठीक है, और सहायक ग्रंथियां भी कुछ होती हैं। तो ये हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि हो गई। ठीक है, उसके और थ्रल ग्रंथि, ये सहायक ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम आगे, और इसका चित्र ये संरचना है। ठीक है, नर जनन तंत्र की ये संरचना है। तो ये संरचना आपको बनानी है एग्जाम में, इतनी बात आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, अब देखते हैं इसमें है क्या। ये टैंक दिखाई दे रहा है, ये वाला टैंक है ना, ये टैंक है ये वाला। ठीक है, ये इसे मूत्राशय बोलते हैं, तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो शुक्राशय लिखा है, ये वाली ये शुक्राशय है। ठीक है, तो ये शुक्राशय है कुछ,
उसके बाद इधर दिख रही है ये वाली, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है इसे बोलते हैं हम काउपर ग्रंथि, ठीक है। और ये तुम्हारा दिख रहा है ये वृषण है, ये वाला, ठीक है, ये वृषण है, ठीक है। और वृषण किस में बंद होता है? वृषण कोष में। जैसे मान लीजिए ये वृषण है और इसके चारों ओर एक आवरण होता है, इसे हम बोल देते हैं कोष, वृषण कोष, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे चित्र में भी, देख लीजिए ये गोल संरचना है ये वाली, और इसके चार ऐसी कुछ संरचना है, इसमें बंद है ये, तो इसे बोलते हैं वृषण कोष, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना, यहाँ तक समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद वृषण, ये वाला है वृषण, ठीक है। और आदिवृषण कौन सा है? जो वृषण का ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं आदिवृषण, ठीक है। मूत्र विसर्जन नलिका कौन सी है? ये दिख रही है आपको, ये नली, इसके द्वारा मूत्र बाहर आता है, ठीक है। यानी कि टॉयलेट जो है इस टैंक से, जो टैंक दिखाई दे रहा है ना मूत्राशय, इससे पेशाब जो है बाहर आती है इस नली के द्वारा, ये नली दिख रही है ना, इससे जो है टॉयलेट बाहर आता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और शुक्र वाहक नलिका, तो इसके द्वारा ये शुक्राणु भी यहाँ से निकल करके इस नली से होकर के और फिर इधर से इससे बाहर आते हैं, ठीक है। तो नर के अंदर जो है मूत्र और जो स्पर्म है वो एक ही रास्ते से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस चित्र को आपको जरूर एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यही चित्र है कुछ, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट किया है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये तुम्हारे दिख रहे हैं, ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये वाली है, ठीक है। और वृषण के जो ऊपर वाला भाग था यही अर्धवृषण है, और ये वृषण है, ठीक है। वृषण के चारों ओर जो कोष दिखाई दे रहा है, मतलब एक कवर, इसे वृषण कोष बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो नलिका इसे शुक्रवाहक नलिका बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रंथि है इस टाइप की, ये वाली, इन्हें हम शुक्राशय ग्रंथि बोलते हैं, यानी कि शुक्राशय है ये, ठीक है। और ये टैंक दिख रहा है ये मूत्राशय है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये नली आ रही है ये वाली, ये क्या है? मूत्र विसर्जन नलिका है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस चित्र को थोड़ा सा जूम आउट किया है इधर, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुख्य या प्राथमिक अंग, नर के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी, यानी कि पुरुष के बारे में। तो पुरुष में मेन अंग जो है वो वृषण है, ठीक है। वृषण को हम टेस्टिस बोलते हैं। पुरुष में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे वृषण कोष कहते हैं। तो वृषण क्या होता है? वृषण कोष के अंदर बंद होता है। मान लो ये संख्या में 2 होते हैं इस तरह के, और एक कोष में ये बंद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चित्र दिख रहा है कुछ, ये वृषण का ही है, ठीक है। वृषण एक अंडाकार, यहाँ पे लिखा 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। ये बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। तो बाहर इनकी एक झिल्ली टाइप संरचना होती है, ये दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वर्ती होकर के 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करती है। ये भी हम देखेंगे, ये दिख रहा होगा 250 से 300 कोष्ठ बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? जिसे क्या बोलेंगे? वृषण पालियां कहते हैं, ठीक है। चलो हम चित्र में देखते हैं सीधे। देखो मेन चित्र ये है, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अंदर का पार्ट को जूम करेंगे, ठीक है। तो जो बाहर वाली लेयर दिख रही है आपको, ये वाली बाहर वाली, इसे बोल रहे हैं हम वृषण कोष्ठ, ठीक है। अंदर वाली लेयर को, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अर्धविषण, ये वाला भाग है जो ऊपर वाला भाग है, इसे बोलते हैं अर्धविषण। और ये वाला जो सिरा दिख रहा है इसे बोलते हैं हम टेनुका नेसिस, ठीक है। और इधर आपको दिख रही हैं ये नलिका टाइप की, इन्हें बोलते हैं शुक्रजन नलिका, ठीक है। तो वृषण की यही कुछ संरचना है, ये आप चित्र को अच्छे से बना लेना है। तो वृषण की संरचना है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे शुक्रजन नलिका की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो जो शुक्रजन नलिका है उनकी आंतरिक संरचना, उनके अंदर क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। वृषण के अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, जिनके भीतर 3 प्रकार की
कोशिकाएं होती हैं। तो विस्तरण जो शुक्रजन नलिका के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? एक शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका और अंतराली कोशिका, इसे लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। और ये इस वाले चित्र में इसे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा शुक्राणु, ये दिख रहे हैं कुछ बिंदु। ठीक है, और इधर जी इस टाइप की संरचना है, इसे लीडिंग कोशिका बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ त्रिभुज टाइप के हैं, पिरामिड टाइप के हैं, इन्हें बोलते हैं हम सर्टोली कोशिका। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये हैं इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, और ऐसे कुछ है ना, ये इन्हें बोलते हैं हम सर्टोली कोशिका। ठीक है, और ये इस तरह की कुछ हैं, ऐसी कुछ हैं, ठीक है, इन्हें बोल रहे हैं हम शुक्रजन कोशिका, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु कौन से? शुक्राणु भी हैं। ठीक है, और लीडिंग कोशिका ये हैं, ये वाली लीडिंग कोशिका इधर वाली। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इनके बारे में सीधे सीधे हमने लिख रखा है, तो चलो मैं दिखाता हूँ सीधे। एक एक के बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे बहुत सरल भाषा में शुक्रजन कोशिका क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नर जनिक कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण करती है। तो शुक्रजन कोशिका के द्वारा ही स्पर्म बनता है। ठीक है, और सर्टोली कोशिका क्या काम करती है? ये पिरामिड आकार की कोशिका है जो बनते हुए नर युवक को पोषण प्रदान करती है। अभी हमने चित्र में देखा था। ठीक है, ये दिख रहे हैं कुछ इस टाइप के, यही है तुम्हारी सर्टोली कोशिका। ये क्या काम करेगी? नर युग्मक को पोषण देगी। ये लिखा, नर युग्मक को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद है अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका जिसे हम लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। वृषणपाली में शुक्रजन कोशिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। इनमें कहीं कहीं छोटी छोटी रिक्त वाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। इसे ही अंतराली कोशिका कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सहायक कोशिका है। सहायक या द्वितीयक अंग की बात करेंगे हम। ठीक है, तो सहायक अंग है वृषण कोश। वृषण कोश, तो वृषण कोश क्या है? वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है या बंद होता है उसे बोलते हैं वृषण कोश। वृषण कोश उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है जिससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो। देखो, वृषण जो है हमारे शरीर से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म का निर्माण यानी कि शुक्राणु का निर्माण उसके अंदर तभी हो सकता है, हमारा जो शरीर का तापमान है ना उससे 2-3 डिग्री तापमान कम की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए वृषण क्या होता है? हमेशा हमारे शरीर से बाहर स्थित होता है। ठीक है, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद है अर्धिवृषण। अधिवृषण की ये शुक्र वाहिकाएं वृषण से मिलकर वृषण के पश्च सतह पर, ठीक है, अधिवेशन में खुलती हैं। अधिवेशन पतली व लंबी नलिका की अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। इसमें शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य होता है। यानी कि शुक्राणु है ना, इसके अंदर मैच्योर होते हैं, मतलब पकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ रहे होंगे आप। उसके बाद है शुक्रवाहिक नलिका ना, अधिवेशन के पश्च भाग से मिलकर ये शुक्रवाहिक नलिका उधर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक कूप बनाती है। ठीक है, उसके बाद है रसखलन नलिका। उदर गुहा में शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहिक में खुलती है। ये दोनों मिलकर एक रसखलन नलिका बनाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिसन। ठीक है, तो ये बाह्य जननेंद्रियां हैं। मूत्र नलिका सिसन के रास्ते बाहर खुलती है। मूत्र नलिका वीर्य व मूत्र दोनों का प्रवाहन होता है। देखो, सिसन के द्वारा क्या होता है? मूत्र भी बाहर आता है और वीर्य, वीर्य मतलब स्पर्म भी बाहर आते हैं इसी रास्ते के द्वारा। मनुष्य में एक ही रास्ता है जिसके द्वारा मूत्र भी निकलता है और वीर्य भी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद
शुक्राशय। शुक्राशय क्या है? ये एक जोड़ी, तो यहाँ पर जोड़ी है ना, इसे भी याद रखो। मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं, यानी कि ये संख्या में 2 हैं। चित्र में आपने देख लिए होंगे, पीछे मैंने चित्र दिखाया था, तो ये 2 थे वहाँ पे अलग अलग, ठीक है। और यह वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं, यानी कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसका 60% भाग ये बनाती हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो हालांकि इनके नाम पढ़ लिए, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। पीछे हम प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन इनके ये इसका क्या कार्य है वो भी पढ़ लेते हैं। ये एक सहन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार पर चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग कितना 20 से 25% भाग बनाती है, इसका यही काम है। उसके बाद है काउपर ग्रंथि। इसका श्रावण शिशन में स्नेह का कार्य करता है, और ये एक जोड़ी होता है, यानी कि संख्या में 2। स्नेह का मतलब है ये चिकनाहट का काम करती है, ठीक है। उसके बाद है अगली सहायक ग्रंथि, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ये नर हार्मोन है। ये क्या चीज़ है? नर हार्मोन, जो अंतराली कोशिका से स्रावित होकर, स्रावित का मतलब होता है निकलना, यानी कि अंतराली कोशिका से निकलता है, ठीक है। और नर जनन अंगों के विकास व शुक्राणु के परिपक्वन में सहायक है, यानी कि शुक्राणु को मैच्योर करने में ये पूरी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पूरा हो गया नर जनन तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नर जनन तंत्र के बाद हमारा आ जाता है मादा जनन तंत्र, ठीक है, या फिर स्त्री जनन तंत्र, इसी को हम बोलते हैं मादा, ठीक है, मादा जनन तंत्र। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ये भी मादा वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नर जनन तंत्र वाला भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नर जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमें देखना है मादा जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्त्री जनन तंत्र जनन प्रक्रिया के अतिरिक्त भी कई कार्यों का प्रवहन करती है, जैसे निषेचन हो गया, भ्रूण हो गया, भ्रूण का विकास होता है, गर्भधारण होता है, दुग्धन आदि, है ना। स्त्री जनन तंत्र के यही सब भाग हैं, ठीक है। तो मेन भाग क्या होता है इसमें? प्राथमिक या मुख्य अंग अंडाशय होता है, ओवरी। ओवरी के अंदर अंडा बनता है, जिसे हम ओवम कहते हैं, यानी कि अंडाणु, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब दूसरे होते हैं हमारे सहायक अंग, ठीक है। तो सहायक अंग कौन कौन से? ये यहाँ पे लिखा अंडवाहिनी, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा और योनि, ठीक है। ये सब हैं सहायक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना को आप देख लीजिए ठीक से, ठीक है। यह है मतलब मादा जनन तंत्र की संरचना, ठीक है, या स्त्री जनन तंत्र की संरचना। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये इधर जो संख्या में 2 है, इसे अंडाशय बोलते हैं। इनके अंदर ही अंडाणु बनते हैं, ठीक है। जब अंडाणु पक जाते हैं तो ये झालर दिख रही है, झालर, इसके द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, अंडवाहिनी है। और ये संरचना है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी संख्या में होती है 2, यह भी अंडवाहिनी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अंडवाहिनी संख्या में 2 होती हैं। तो अंडवाहिनी क्या काम करेगी? अंडाणु को अपने पास रख लेती है, ठीक है। तो अंडाणु जो है यहाँ पे आकर के रुक जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं एम्पुलर इस्थमस जंक्शन। यहाँ पे अंडाणु रुकेगा और इधर से कोई स्पर्म आ गया है ना, तो स्पर्म क्या करेगा? इधर जा कर के इसके साथ संलयित हो जाता है, ठीक है। स्पर्म मतलब नर युग्मक, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक इस जगह पे मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा? इस कोशिका में लगातार विभाजन होता है, विभाजन होता है, लगातार विभाजन होकर के गर्भधारण हो जाता है, इधर इस साइड या इधर, है ना, इसी दीवार से गर्भधारण होता है, ठीक है। चलो पहले हम इसे पूरी तरह से नाम समझ लेते हैं। ये कुछ दिख रहा है ना, ये वाली दीवार टाइप की है ना, ये है गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। लेकिन अंदर वाला ये है गर्भाशय पूरा, ठीक है। और सबसे जो बाहर वाला रास्ता होता है इसे बोलते हैं हम योनि, ठीक है, या वैजाना, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत ना है। तो प्राथमिक या मुख्य अंग अंडाशय। अंडाशय होता क्या है? पहले हम अंडाशय के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक
या अंड का निर्माण करता है ना, या स्टेरॉयड हार्मोन्स का उत्पादन भी करता है ये, ठीक है। उदर के नीचे दोनों तरफ एक एक अंडाशय यानी कि एक जोड़ी होता है। अभी मैंने बताया था अंडाशय संख्या में दो होते हैं, एक है इस साइड में, एक है इस साइड में। इसी में अंडा बनता है, यही मेन काम की चीज़ है। इसी के अंदर अंडा यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो चित्र में अपन देख लिए। उसके बाद है एक जोड़ी होते हैं, ये भी पढ़ लिया। प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी लंबाई है 2 से 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की बात करी जाए तो 1.5 सेंटीमीटर है, या लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी, ठीक है, बादाम के आकार की संरचना होती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। उसके बाद एक पॉइंट और भी है इसमें, ये श्रेणीभित्ति, ठीक है, से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होते हैं, ठीक है। अंडाशय की बात हो रही, तो अंडाशय के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये अंडाशय की अलग से हमने कुछ संरचना बनाई है, केंद्र है इसका ये, ठीक है, अंडाशय का, ठीक। जनिक स्पतलियम इसकी जो बाहर वाली जो है दीवार है, ठीक है। उसके बाद में अंदर एक दीवार टाइप की है ये, इसे बोलते हैं परिधीय, ठीक। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा, प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथीलियम से स्थित होता है, और वह अंदर अंडाशय पट्टिका होती है, ठीक है, जिससे दो भाग होते हैं, एक परिधीय एक केंद्रीय, ठीक है। और अंडाशय के मेडुला भाग में अनेक प्रकार अनेक आकार अंडाकार की गोल संरचनाएं होती हैं, ठीक। इसे प्राथमिक पुटकाएं या अंडाशय पुटकाएं कहते हैं। प्राथमिक पुटकाएं परिपक्व होकर ग्राफीन फॉलिकल बनती हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे अच्छे से। उसके बाद है सहायक अंग। तो सहायक अंग कौन कौन से, ये वाले हैं, ठीक है। ये एक जोड़ी अंडवाहिनी, तो अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है, ठीक है, यानी कि संख्या में 2 होती हैं। पेशीय नलिकाकार होती है, यानी कि एक नली होती है, ठीक है। और ये अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा होती है ना। पछवा भी एपिथीलियम से स्थित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं इसके। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, एक होता है कीपक, ठीक है, पहला भाग का नाम है कीपक, दूसरा का भाग का है तुम्बिका और संकीर्ण पथ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम गर्भाशय। तो गर्भाशय के बारे में कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी हमें लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो गर्भाशय हेडिंग बना करके गर्भाशय के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें लिखनी है, 4-5 लाइनें, ठीक है। मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, ये तो आपने देख लिया, जिसे हम बच्चादानी कहते हैं। गर्भाशय के अंदर ही जो है बच्चा जो है रहता है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय होती है, मतलब अंदर से एक खोखली होती है, इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है। ये भी श्रोणीभत्ती से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। इसका ऊपरी भाग फ्लोपियन नलिका में खुलता है, निचला संकीर्ण भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। तो गर्भाशय ग्रीवा भी अपन देख चुके थे, है ना। गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं, एक पतला झिल्ली में होता है, यानी कि एक पतली झिल्ली नामक संरचना होती है, ठीक है। और दूसरा मध्यम मोटा, ठीक है, गर्भाशय पेशी स्तर, मध्य स्तर जिसे बोलते हैं, एक आंतरिक ग्रंथल स्तर होता है, अंतः स्तर भी जिसे नाम दिया जाता है, और लास्ट भाग होता है वो यूनी होती है, ठीक है। तो गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा यूनी में बदलता है। यूनी मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है। तो यूनी के द्वारा ही जो है पुरुष का वीर्य ग्रहण किया जाता है, यानी कि ये बाहर वाला अंग होता है, ठीक है, जो कि हम चित्र में देख चुके थे। हालांकि मैं आपको एक बार पुनः दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये वो अंग है योनि, ठीक है। यहाँ इसी के द्वारा जो है अंडाणु अंदर प्रवेश करता है। पुरुष का जो अंडाणु है इस योनि के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा, वो ट्रेवल करते हुए
किससे मिलेगा, इधर यहाँ पे अंडा बैठा होगा, अंडा इधर से निकल के अंडाणु आता है, इस जंक्शन पर रुक जाता है, वो ट्रेवल करते हुए यहाँ पर जाकर के अंडाणु से मिल जाएगा शुक्राणु। ठीक है, तो उससे एगोनज बनेगा, एगोनज से धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण यहाँ गर्भ के रूप में ठहर जाएगा, जिससे धीरे धीरे नवजात शिशु का निर्माण होगा। ठीक है, आप समझ गए। मैंने यहाँ पे बाह्य जननांग बना दिया है, मतलब बाहर से कैसा दिखता है। ठीक है, तो स्त्री में बृहत ओष्ठ, लघु ओष्ठ और हाइमन और भक्षक स्त्री का बाह्य जननांग है। ठीक है, तो ये कुछ स्त्री का बाहर वाला अंग है, यानी कि जो बाहर वाली एक लेयर दिख रही है इस तरह की, इसे बोलते हैं बृहत ओष्ठ, और उसके अंदर है उसे बोलते हैं हम लघु ओष्ठ। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो मैं इन्हें हटाता हूँ फिर बताता हूँ कुछ। मूत्र छिद्र, ये ऊपर साइड में दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं मूत्र छिद्र। ठीक है, और नीचे वाला जो भाग है इसे को बोलते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ, ठीक है, इसे बोलते हैं भग। ठीक है, चलो और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और ये एक और यहाँ पे जो लेयर टाइप की है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम हाइमन। ठीक है, और इधर जो है ऊपर का कुछ एरिया टाइप का है ऐसा, ठीक है, जनन सेल बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ बाल टाइप पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बाल भी होते हैं। ठीक है, सेफ्टी के लिए। चलो अब उसके बाद बात करेंगे हम स्तन ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो महिलाओं में स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है इसका कुछ चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये कूपिकाएँ हैं जिसके बारे में पीछे चर्चा किए थे, है ना। ग्रंथल ऊतक हैं कुछ, ठीक है, ये वाले। और इसके अलावा है बसा, और इसकी तो बसा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है स्तन नलिकाएं जो दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, और दुग्ध वाहिकाएं, इनसे दूध जो है बच्चों के लिए माँ से प्राप्त होता है। ठीक है, और तुबिका। ठीक है, तो जिस चित्र है, चित्र की संरचना आपको बना लेनी है, अगर एग्जाम में पूछी जाए स्तन ग्रंथियों के बारे में आपसे, तभी आपको बनाना है, वैसे इसकी विशेष ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत आसान भाषा में, आप अच्छे से समझ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्तन ग्रंथि सभी मादा, यानी कि सभी माँओं में होती है ना। मादा स्तन ग्रंथियों का अभिलक्षण है। स्तनों में विभिन्न माता में बसा व ग्रंथल ऊतक होते हैं। उसके बाद है प्रत्येक स्तन में 5 से 10, 15 से 20 में ग्रंथल ऊतक की पालियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली में कूपिका कोशिकाओं के समूह होते हैं। ये कूपिका दुग्ध श्रावण करती हैं, यानी कि इन्हीं कूपिकाओं के द्वारा दूध निकलता है। श्रावण का मतलब होता है निकलना। ठीक है, कूपिका से दूध श्रावण होकर स्तन नलिकाओं में जाता है, और प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी बनती हैं। ठीक है, प्रत्येक स्तन वाहिनी तुबिका बनती है जो दूध वाहिनी से जुड़ा होता है। तो इनके बारे में यही मेन जानकारी थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे युग्मक जनन की, यानी कि युग्मक का जनन कैसे होता है। ठीक है, तो इधर सब कुछ इसी के बारे में बताया गया है, चलो पढ़ते हैं। जनिक थीलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। मादा में इस क्रिया को अंड जनन कहते हैं। तो पहले हम शुक्र जनन, यानी कि पुरुष में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्र जनन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुक्र जनन से संबंधित भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप अच्छे से इसे तैयार करेंगे। ठीक है, हालांकि बेसन कोष के अंदर ही मतलब स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, बेसन के अंदर। तो बेसन में स्थित द्विगुणित जनिक एपिथीलियम कोशिकाओं, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, इसमें असूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कार्यशील शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजन कहलाता है। एक क्रिया शुक्रजन नलिकाओं में होती है, और इस क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं वो दोनों भाग। ठीक है, आगे इनके चित्र भी देखेंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्राणु प्रसु के बाद है दूसरा नंबर, स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण अर्थात शुक्रजन का निर्माण, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो
कोई दिक्कत नहीं। आगे हम इसी की हेडिंग बना लेंगे, ये वाली पहली, शुक्राणु प्रसूति एडिट का निर्माण। यह क्रिया जनन काल में प्रारंभ होती है। इसे निम्न प्रावस्था में बांटा गया है, मतलब इसके कुछ अन्य भी भाग हैं। तो अन्य भागों के बारे में भी हम जानते हैं, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, इस तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इधर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम गुणन प्रावस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है, जनिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्नता प्रकट करती हैं। इन्हें हम प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इनमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज। इस प्रावस्था में स्प्रोटोगोनिया कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी साइड में बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद परिपक्वन अवस्था यानी कि मैच्योरिटी फेज होती है, मैच्योरेशन होता है इसमें। ठीक है, तो इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पोर्टोसाइट कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में प्राइमरी स्पोर्टोसाइट के दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दूसरा चरण संपन्न होता है, जिससे एक प्राइमरी स्पोर्टोसाइट के 4 स्पोर्ट का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट इसमें, स्पर्मेटोसाइट्स का शुक्राणुओं से रूपांतरण अर्थात शुक्रजनन। ठीक है, निसिस के बारे में। ठीक है, ये क्या चीज़ है, चलो हम पढ़ते हैं। अचल, अचल का मतलब है इसमें कोई मोशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, गोलाकार शुक्राणु प्रसू है ना, या फिर इसी को बोलते हैं हम स्पर्मेटाइट्स। ठीक है, टेट्स का रूपांतरित होकर सक्रिय व अचल शुक्राणु में बदल जाना शुक्रजन कहलाता है। इस क्रिया में शुक्राणु प्रसूति स्पर्मेटिड्स की गालजीकरण शुक्राणु का स्पर्मोसोम बनती है। ठीक है, एक्रोसोम बनाती है, यहाँ पे एक्रोसोम, शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। शुक्राणु की संरचना भी है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो कुछ शुक्राणु ऐसा ही कुछ दिखता है, ये पूंछनामा संरचना होती है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये शुक्राणु की यहाँ पे संरचना है। ठीक है, तो ऊपर हेड होता है और ये मिडिल पार्ट है और ये पूंछ है। ठीक है, और ये नेक है। तो ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, और ये वाला भाग है ये केंद्रक है। ठीक है, और इसके बाद में ये बिंदु कुछ दिख रहा है, इसे समीपस्थ तार केंद्र बोलते हैं, और दूसरा बिंदु के लिए दूरस्थ केंद्र तार बोलते हैं। ठीक है, वो दूरस्थ तार केंद्र बोलते हैं, ये तार जो है बीच में है यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि ये शुक्राणु का पावर हाउस है, समस्त ऊर्जा का भंडार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो आई वो समझ गए होंगे आप। अब बढ़ते हैं, इसके बारे में हमने लिखा भी है कुछ, वो पढ़ दो सीधे। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि हम नंगी आंखों से तो इन्हें नहीं देख सकते, ऐसे इसे सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इनके हेड के बारे में, अनिक के बारे में, मिडिल पार्ट के बारे में, पूंछ के बारे में बताया गया है। शुक्राणु का शीर्ष भाग, जो ऊपर वाला भाग होता है, इसमें बड़ा तथा अगुणित केंद्र होता है, जिसके आगे एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे हम एक्टोसोम कहते हैं। ठीक है, ये निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट कर देता है। जैसे मादा में अंडाणु होता है ऐसे, तो जो स्पर्म जाएगा ऐसे ट्रेवल करते हुए इस झिल्ली को फाड़ेगा, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो अंडाणु ऐसा कुछ इसे बंद कर लेगा अपने अंदर, जिसके बाद दूसरे शुक्राणु जाएंगे तो इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, फिर ये लगातार इसके अंदर क्या होगा, विभाजन होगा ऐसे। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से विभाजन होगा लगातार। ठीक है, 2 कोशिकाओं से 4 बनेंगी। ठीक है, फिर अगली बार 4 से, इस प्रकार से 4 कोशिकाओं से 8 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 8 से 16 कोशिकाएं बनेंगी, इस तरह से इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार कोशिकाओं के विभाजन की वजह से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। ये पढ़ लिया हमने ये वाला। अब देखते हैं नेक। एक छोटा भाग होता है जिसमें 2
तार केंद्र होते हैं, हम दोनों तार केंद्र के बारे में पीछे पढ़ चुके थे। अब मिडल पीस के बारे में या मिडिल पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस भाग को शुक्राणुओं का शक्ति गृह कहते हैं। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी कि पूरी शक्ति इसी के अंदर होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा भी देते हैं, ठीक है। तो सारी ऊर्जा इसी के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद लास्ट सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे हम टैल यानी कि पूंछ कहते हैं। ये शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग है जो जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाता है अंड जनन, यानी कि अंडाणु का निर्माण कैसे होगा। अभी तक जो पढ़ा था जितना हमने, वो पढ़ा था नर युग्मकों का निर्माण, ठीक है। अब अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ जितनी भी जानकारी है वो अंडाणु से संबंधित है। तो अंडाशय के अंदर बनता है अंडाणु, है ना, ठीक है। अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंडिक मातृकोशिका या उगुनिया से असूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण अंडजनन कहलाता है। तो आप अंडजनन के बारे में समझ गए होंगे कैसे होता है, ठीक है। एक स्त्री के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया तब प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने मां के गर्भ में होती है। इसी भ्रूणीय अंडाशय में कई अवस्थाएं होती हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई लड़की जब अपने माँ के गर्भ में होती है तभी उसमें अंडाणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो अंडाणु कैसे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। जब वो जैसे जैसे उसकी उम्र 12 से 14 साल हो जाती है तब यहाँ पे अंडाणु का परिपक्वन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अंडाणु जो है मैच्योर होते चले जाते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे यही बात बताइए, जब स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है, इसी भ्रूणीय अवस्था में कई अवस्थाएं होती हैं। इधर ये बताया गया है एक स्त्री के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब अपने माँ के गर्भ में होती है। अगला हमारा है गुणन अवस्था, प्रवस्था, ठीक है। इस अवस्था में अंडाशय की जनिक एपिथीलियम की कुछ कोशिकाएं आकार एवं आकृति में बड़ी हो जाती हैं। इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे उगुनिया यानी कि अंडजननी कहते हैं, उसे अंडजननी बोलते हैं। शिशु जन्म के समय पुटिकाओं की संख्या 20 से 20 लाख होती है, ठीक है। इसमें लगभग 400 से 450 प्राथमिक उसाइड में विकसित हो पाती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। उसके बाद है वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज, ठीक है। तो ये क्या है, प्रावस्था लंबी होती है, लंबे समय तक, जो भ्रूणावस्था से लेकर प्रारंभ हो जाती है और जब तक परिपक्वन अवस्था नहीं आती तब तक ये बनी रहती है। इस प्रावस्था में उगनिया की कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। इनका केंद्रक भी आकार में बड़ा होता है, ठीक है। लास्ट स्थिति है परिपक्वन, मैच्योरेशन प्रावस्था, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये वृद्धि प्रावस्था के बाद बनी कोशिकाओं को प्राथमिक साइट कहते हैं, जिनमें असूत्री विभाजन जो है फर्स्ट के फलस्वरूप एक छोटी तथा बड़ी कोशिकाएं बनती हैं। इस छोटी कोशिका को ध्रुवीय केंद्रक तथा बड़ी कोशिका को द्वितीयक उसाइट कहते हैं। पुनः इन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन सेकंड होगा, जैसे अभी फर्स्ट हुआ था अब सेकंड होगा, ठीक है। इसके फलस्वरूप बड़ी अंड कोशिका बनती है और ये 3 ध्रुवीय केंद्रक बनाती है जो प्रायः नष्ट हो जाते हैं। असूत्री विभाजन फर्स्ट अंडोत्सर्जन के समय होता है जबकि असूत्री विभाजन सेकंड निषेचन के समय होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये है अंडाणु की संरचना, ऐसा कुछ होता है अंडाणु, ठीक है। इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है। इसमें बीच में दिख रहा है ये है केंद्रक, ठीक है। और ये वाली लेयर दिख रही है तुम्हें, ये वाली, इसे बोलते हैं हम जोना पेलुसेड़ा। तो जो है इसी लेयर के लिए जो है स्पर्म जो है
यानी कि शुक्राणु तोड़ देता है, तोड़ करके अंदर घुस जाता है, ठीक है, अंडाणु के। इसके बाद इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, ठीक है। तो आप पहले इन्हें एक एक करके हम जानते हैं। तो इस वाले अंदर भाग को बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य, ठीक है। और जो बाहर वाली इस ये है ना, इन्हें कोरोना रेडिटा बोलते हैं, ठीक है, रेडिटा। और समझ गए होंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो, मानव गोलाकार अचल अंडाणु का व्यास लगभग 100, ठीक है, माइक्रो होता है। उसके बाद में अंडाणु के मध्य एक केंद्रक एन पाया जाता है। अंडाणु के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे जोना पेलुसड़ा कहते हैं, ठीक है। और इसी परत को कौन तोड़ता है? जोना पेलुसड़ा जो है परत के लिए स्पर्म के द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है। बाहर की ओर एक परत होती है, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं हम? कोरोना सेडेटा, जो अभी हमने देखी थी, बाहरी परत है ना, ये वाली, ठीक है। बाहरी परत कौन सी? ये, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अव्रत चक्र रजोधर्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मादा में रजोधर्म यौनावस्था प्रारंभ होने पर प्रारंभ हो जाता है। ये 12 से 13 वर्ष की आयु काल में प्रारंभ होता है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये रहता है लगभग, ठीक है। तो यानी कि जो स्पर्म बार बार जो आता है ना, उसी को बोलते हैं। निषेचन ना होने की दिशा में गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। लगभग 28 दिन का होता है। तो आवर्त चक्र या मासिक चक्र जो है 28 दिनों का होता है। और इसके बाद रुधिर का स्रावन शुरू हो जाता है। इसी रुधिर के साथ अनिषेचित नष्ट हो चुका अंडा भी यून मार्ग से बाहर आता है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। रुधिर स्रावन लगभग 4-5 दिन तक रहता है, ठीक है। किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होने की घटना को हम रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। और मादा में स्थायी रूप से मासिक चक्र को रोकने को हम क्या बोलेंगे? रजो निवृत्ति, ठीक है। चलो, आगे क्या है? जो FSH और LH हार्मोन्स के नियंत्रण से ही ये क्रिया होती है, यानी कि रजो निवृत्ति। ओके, आप समझ गए होंगे। उसके बाद है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन वो क्रिया है जो नरयुग्मक है, यानी कि अंडाणु शुक्राणु के साथ मिल जाए, ठीक है, तो उससे युग्मनज बनेगा। इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। कहने का मतलब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाएं, संलयित हो जाएं, तो उससे युग्मनज बने वो, और इस क्रिया को हम बोलेंगे निषेचन। समझ गए होंगे आप। निषेचन के लिए नर मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म को मादा जनन पथ पर स्खलित करता है, छोड़ता है, ठीक है। तो यानी कि जब यहाँ पे निषेचन के लिए क्या होगा? नर जो है किसी महिला के साथ संबंध स्थापित करेगा, ठीक है, तभी निषेचन क्रिया संभव हो पाएगी। मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। और निषेचन की क्रिया जो फ्लोपियन ट्यूब थी ना, नलिका थी, अंडवाहिनी जिसे बोल रहे हैं, उसमें होती है ना। शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं। अंडाणु वहाँ पे बैठा होता है पहले से, और शुक्राणु वहाँ पे गति करते हुए जाएगा और उस अंडाणु से मिलेगा, ठीक है, तो निषेचन हो जाएगा, संलयित हो जाएंगे युग्मक, ठीक है। अंडाणु की कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्र के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्र मिलता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा? 2n गुणित युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब निषेचन का महत्व क्या है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। निषेचन द्वितीयक अंडक को अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। निषेचन द्विगुणित अवस्था, ठीक है, अर्थात मनुष्य में 2n यानी कि 46 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनकी पुनर्स्थापना करता है, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र, देखो, संतान में भी 46 होंगे, 23 होंगे मादा के गुणसूत्र, 23 होंगे नर के। तो जो संतान इन दोनों से उत्पन्न होगी उसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही 2n का मतलब है।
ठीक है। ये दोनों जनकों के गुणों को मिलाकर आनुवांशिक विविधता पैदा करते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षण भी इन दोनों गुणसूत्रों से बच्चे के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राथमिक विदलन या अंतरोपण, ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी के इस्थमस वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है। अंडवाहिनी के सीलिया युग्मनज को अंडवाहिनी में गर्भाशय की दिशा में ढकेलने का कार्य करते हैं। इसी गति के दौरान युग्मनज में विदलन होते रहते हैं, ठीक है। अब इसे भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे 8 से 16 कोरखंडों या ब्लास्टोमें वाला भ्रूण तूतक या मरूला कहलाता है। इसका मतलब है जो भ्रूण कोश के अंदर जैसे ही अंडाणु पहुंच जाता है ना, वो जैसे अंडाणु से शुक्राणु मिल जाता है तो इसके अंदर विभाजन होना शुरू हो जाता है, ऐसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो 8 से 16 कोरखंडों में क्या होगा, वाला भ्रूण तूतक या मरूला कहलाता है। जैसे ही 8 कोशिकाएं से 16 होंगी उस समय हम बोलेंगे इस मरूला या फिर तूतक, ठीक है। उसके बाद ट्राफोब्लास्ट स्तर अब गर्भाशयी भित्ति के आंतरिक स्तर एंड्रोमेडियम से संलग्न हो जाता है। अंतरकोशिका समूह अब भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। मतलब 16 से 32, 32 से ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 64, 64 से संख्या दोगुनी हो जाएगी 128, है ना, 128 से 256। ब्लास्टोसिस्ट में संलयन होने पर गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर के ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती हैं। इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंस जाती है, अतः स्थापित हो जाती है। ये अंतरोपण क्रिया कहलाती है, यही अंतरोपण कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद है प्रसव के बारे में, ठीक है। तो मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या पार्श्वनिषेचन कहा जाता है। इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन विशेष ज़्यादा तो महत्वपूर्ण है ना, प्रसव वाला क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिलहाल आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली अवस्था में गर्भाशयी ग्रीवा में फैलाव या प्रसरण शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ कराता है, ठीक है। एम्बियन इस समय फट जाती है, वह एम्बियोटिक द्रव बाहर आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। विशेष अभी परीक्षा के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना दुग्ध श्रावण भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। दुग्ध ग्रंथियों के बारे में आगे पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर अगला, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य, इसमें हम जन परिवार नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, आगे चल के जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उलवेदन के बारे में पढ़ेंगे, जन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियाँ, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट के कारण, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, गर्भ निरोधकों के प्रकार वगैरह सारी चीज़ें इसी में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और तो आई होप आपको ये चैप्टर तो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन ये चैप्टर हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें, एक बार और पढ़ के देख लें, ठीक है। जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस नंबर पे कॉल बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर चाहें नोट्स नहीं लेना चाहते तो बना भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसान भाषा में सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने कवर किया है, बाकी बेकार की फालतू की चीज़ों को इस नोट्स से हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैं इस बात की तो गारंटी ले सकता हूँ कि आप 90+ तो ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इस नोट्स को पढ़ करके 100 में से 100% ले आओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि आप इस नोट्स को पढ़ते हैं तो 90% तक नंबर गेन आराम से कर पाएंगे, ठीक है।